नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। ये वाकई हैरत की बात है या इस देश की त्रासदी है कि दुनिया के पहले 100 देशों में भारत का नंबर नहीं आता है स्वास्थ्य सेवा को लेकर। तो काहे की बीमारी और काहे का इलाज, एक खौफ है और एक डर है। डर इस बात को लेकर जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ती है, सिस्टम चलता है, वो वाकई डर पैदा क्यों करता है। मौत सस्ती हो जाती है, मुनाफा दर मुनाफा बढ़ते चला जाता है। तो आज बात इस डर की, और आप कार्यक्रम के दौर में उस डर का भी जिक्र करते हैं जो आपके जहन में उठता है हैशटैग डर के जरिए। शुरुआत कहां से की जाए? 19 बरस पहले का रिकॉर्ड टूट रहा है, इस बात का जिक्र हर जगह कहा जा रहा है, हर मीडिया में कहा जा रहा है, सरकार भी कहने लगी है। एक 1996 का डेंगू और एक 2015 का डेंगू। हमें लगा दोनों तस्वीरों को साथ रखकर जरा दिल्ली के हालात को परखा जाए, समझा जाए, हम खड़े कहां पर हैं और यह देश जा किस दिशा में रहा है। पहली रिपोर्ट। जो तस्वीर 1996 की, कमोवेश वही तस्वीर 2015 की। बिल्कुल वैसे ही डेंगू के मरीज अस्पतालों में पड़े हैं। बेड की कमी तब भी, बेड की कमी आज भी। ब्लड प्लेटलेट्स की भागम भाग 1996 में भी और प्लेटलेट्स को लेकर मुश्किल आज भी। 1996 में भी डेंगू जांच को लेकर अस्पताल और लेबोरेटरी कटघरे में, और आज भी वही हालात। अंतर सिर्फ इतना कि 1996 में तब के प्रधानमंत्री देवगौड़ा को भी अस्पताल जाकर मरीजों से मिलना पड़ा था, और सीएम साहेब सिंह वर्मा काम न करने वालों को बर्खास्त करने के लिए कैमरे के सामने आ गए थे। ऐसे लोगों की लिस्ट हमने तैयार की है। बाय टुमारो वी विल सस्पेंड दोस पर्संस। लेकिन आज ना पीएम हाल जानने के लिए अस्पताल तक पहुंच पा रहे हैं और ना ही सीएम जनता में भरोसा जगाने के लिए कैमरे के सामने आ पा रहे हैं। तो 19 बरस में बदला क्या? और अगर कुछ भी नहीं बदला तो फिर दिल्ली की छाती पर तमगा देश की राजधानी का लगाया जाए या फिर फेल होते सिस्टम की बदहाली का। क्योंकि दिल्ली में डेंगू पर रोक के लिए जो उपाय 19 बरस पहले होने चाहिए थे, ठीक उसके उलट हालात दिल्ली के हैं। 19 बरस पहले दिल्ली में 1700 जगहों को डेंगू मच्छरों के लिए संवेदनशील माना गया और 2015 में 2600 जगहों को संवेदनशील माना जा रहा है। यानी डेंगू मच्छरों के लिए आधुनिक होती दिल्ली कहीं ज्यादा बेहतर जगह बनती चली गई, जबकि इस दौर में एमसीडी और एनडीएमसी का बजट बढ़कर 6 गुना से ज्यादा हो गया। इन्हीं 19 बरस में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वालों की तादाद 7 लाख से बढ़कर 22 लाख तक जा पहुंची है। सड़े हुए बैटरी के खोल और डीजल के खाली ड्रम, जिसमें सबसे ज्यादा डेंगू मच्छर पनपते हैं, उनकी संख्या 19 बरस में 6 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि इसी 19 बरस में गाड़ी से लेकर बिजली तक के लिए बैटरी और डीजल ड्रम की जरूरत पड़ी। यानी वक्त के साथ दिल्ली कैसे और क्यों कब्रगाह में तब्दील हो रही है, इसका अंदेशा सिर्फ दिल्ली की तरफ रोजगार और शिक्षा के लिए हर बरस बढ़ते 5 लाख से ज्यादा कदमों से नहीं समझा जा सकता, बल्कि समझना यह भी होगा कि 1981 में क्यूबा ने तय किया कि डेंगू के कहर से बचा जाए, तो उसने 61 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट बनाया, यानी 34 बरस पहले। और दिल्ली में 34 बरस बाद आलम यह है 2015 में कि दिल्ली सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए 4.5 करोड़ रुपए केंद्र से मांगे और केंद्र ने 1 करोड़ 71 लाख रुपए देकर अपना काम पूरा मान लिया। और 1996 से लेकर 2015 तक के हालात को अगर समझें और इस दौर में किस रूप में केंद्र और राज्य सरकार डेंगू से भिड़ते रहे, तो यकीन जानिए समूचे बजट को मिला दीजिए तो भी क्यूबा ने जो काम 34 बरस पहले कर दिखाया, उसकी बराबरी इन 19 बरस में नहीं हो सकती है। जबकि दिल्ली देश की राजधानी है, तो हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं कि 1996 की तुलना में दिल्ली में ही 900 नई जगह डेंगू मच्छरों के लिए बन चुकी है, जिसमें राष्ट्रपति भवन भी है और एम्स अस्पताल भी। यह वाकई इस देश की त्रासदी है, देश की राजधानी दिल्ली, और उसमें जहां पर नोटिस जिन जगहों को दिया गया, जिसका जिक्र आखिरी लाइन में था, राष्ट्रपति भवन भी और पायनियर हॉस्पिटल, जी एम्स भी। लेकिन उस पर आए उससे पहले एक तस्वीर और आपको दिखलाते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में 10,000 लोगों पर जितने बेड होने चाहिए, हमने 4 देश निकाले हैं। भारत में प्रति 10,000 व्यक्ति पर सिर्फ 9 बिस्तर अस्पतालों में है। ब्राजील में 24 है, चीन में 42 है और रूस में 97 है। डॉक्टरों की तादाद भी देख लीजिए, भारत में सिर्फ 7 डॉक्टर,
चीन में 15 डॉक्टर, ब्राजील में 19 डॉक्टर, रूस में 43 डॉक्टर। ये एक स्थिति है, लेकिन सवाल उसके आगे का है। अगर क्या वाकई हाईकोर्ट ने जो आज नोटिस दिया है केंद्र को, दिल्ली को, एमसीडी को, एनडीएमसी को, और अगर हम ये कहें कि 2 हफ्ते बाद ये जो कहने वाले हैं वो दरअसल हाईकोर्ट के सामने भी एक मुश्किल खड़ी कर देगा, क्योंकि नोटिस दिल्ली में एक दूसरे डिपार्टमेंट्स को खूब दिए गए, ये कहकर दिए गए सफाई कीजिए डेंगू हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन तक में 90 से ज्यादा नोटिस भेजे गए, किसने सुना? एम्स में भेजे गए नोटिस, किसने सुना? रिपोर्ट देखिए क्या हालात है दिल्ली के। राष्ट्रपति भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, एम्स, गृह मंत्रालय और इस कतार में दिल्ली के 50 से ज्यादा अहम स्थान और भी हैं। इसमें वित्त मंत्रालय भी है और दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी। दिल्ली के 3 सिनेमा घर भी हैं। ये सभी नाम इसलिए क्योंकि इन सभी को दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नोटिस दिया है। नोटिस इसलिए क्योंकि जहां पर ये मौजूद है वो जगह साफ नहीं, और इन जगहों पर डेंगू मच्छर पनप सकते हैं या कहें पनप रहे हैं। मुश्किल तो यह है कि नोटिस एक दो नहीं बल्कि दर्जनों नोटिस हर संस्थान को दिए जा चुके हैं। राष्ट्रपति भवन का परिसर इतना बड़ा है कि नोटिस की तादाद 90 पार कर चुकी है। तो पहला सवाल यह है कि जब हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार और एनडीएमसी से लेकर एमसीडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, तो 2 हफ्ते बाद ये सभी जवाब देंगे तो क्या देंगे? क्योंकि एमसीडी ने केंद्र सरकार के 16 संस्थानों को डेंगू की वजह से नोटिस दिया हुआ है। दिल्ली सरकार के मातहत आने वाले 9 संस्थानों को भी नोटिस दिया हुआ है। यानी दिल्ली सरकार अपनी जगह काम नहीं कर पा रही है, केंद्र सरकार अपनी जगह काम नहीं कर पा रही है, और एमसीडी को नोटिस का जवाब अब हाईकोर्ट को देना है, और एमसीडी के नोटिस का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। इस फहरिस्त में पुरानी दिल्ली के तकरीबन 1200 दुकानों को भी नोटिस दिया जा चुका है। 21 अवैध कॉलोनियों को लेकर डेंगू के फैलने की चिंता जताई गई है। 9 बड़े गाड़ी बाजार को भी नोटिस दिया गया, क्योंकि वहां अलग अलग तरीके से पानी जमा रहते हैं। तो फिर जो 2000 से ज्यादा डेंगू के केस अस्पतालों में पहुंच चुके हैं, उन पर रोक लगेगी कैसे? क्योंकि हाईकोर्ट तो यही जानना चाहता है कि डेंगू रोकने के लिए क्या उपाय किए गए। दरअसल डेंगू से मौत किसी के लिए कोई मायने रखती नहीं है, या फिर दिल्ली में डेंगू का इलाज भी कैसे धंधे में बदल चुका है, यह भी डेंगू को लेकर सरकारी रुख से ही समझा जा सकता है। दिल्ली में जब डेंगू नहीं था तब भी अस्पतालों के बेड खाली नहीं थे, और जब डेंगू फैला तो सिर्फ बेड पर ही नहीं बल्कि अस्पतालों के गलियारों तक में जमीन पर लिटाकर इलाज हो रहा है। यानी दुनिया के तमाम देशों की राजधानियों को परखें तो दिल्ली में उस लिहाज से कम 4000 बेड तो अस्पतालों में और होने ही चाहिए। और डेंगू से निपटने के लिए सालाना बजट 90 करोड़ का अलग से होना चाहिए, लेकिन कैसे और किस रूप में डेंगू से निपटने की तैयारी हमेशा से हो रही है, यह अस्पतालों में मौजूद 3000 बेड से समझा जा सकता है। जबकि दिल्ली में हर दिन 6000 मरीज इलाज के लिए बेड की मांग करते हुए दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचते हैं। और नायाब मुश्किल तो यह है कि डेंगू से निपटने के लिए सिर्फ मौजूदा वक्त में ही नहीं बल्कि कांग्रेस के दौर में भी किसी सरकार का नजरिया डेंगू थामने वाला नहीं रहा। जितना मांगा गया उतना दिया नहीं गया, जितना दिया गया उतना खर्च भी नहीं हो पाया। ये आंकड़े आपके सामने हैं। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान हो या केजरीवाल का वाईफाई का सपना, कटघरे में तो हर कोई आ ही जाएगा। क्योंकि जब मौतें हो रही हैं, डेंगू के केस लगातार अस्पतालों की चौखट तक पहुंच रहे हैं, तब काहे का स्वच्छता अभियान और काहे का मुफ्त वाईफाई? क्या इन सब के बीच कभी पीएम और सीएम ने बैठकर ये जानना चाहा कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए? क्योंकि देश की राजधानी तो दिल्ली ही है। WHO ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल देश के तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी सारी चिंता इस बात को लेकर रहती है कि क्या वाकई देश की राजधानी ही सिर्फ स्वच्छ रहे, वहां पर कोई बीमारी ना हो, सारी सुविधाएं हों, उसे बाकी शहरों पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन संयोग भारत के साथ ऐसा है कि यहाँ राजधानी पर भी, देश की राजधानी पर भी ध्यान नहीं है। हम लौटेंगे, बताएंगे आपको डेंगू का हाल देश भर में क्या है, लेकिन चूंकि हमने हैशटैग डर के साथ आपकी प्रतिक्रिया भी मांगी है, डर की एक दूसरी तस्वीर दिल्ली से सटी हुई कल्पना के परे है। सिरन दौड़ उठती है जब कोई घर के चौखट को हटाकर वहां पर दीवार खड़ी कर दे। ना कोई अंदर से बाहर आएगा, ना कोई अंदर से बाहर जाएगा। क्यों? रिपोर्ट देखिए।
पहले यहाँ घर का दरवाजा था, लकड़ी का दरवाजा। बलात्कार के बाद दरवाजे की जगह इस दीवार ने ले ली। दीवार कच्ची है, लेकिन बलात्कार के दर्द और हत्या के खौफ ने आनन फानन में ही कच्ची दीवार खड़ी कर खुद को घर में कैद कर लिया। ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है। और बलात्कार के बाद हत्या की धमकी ने बीते 9 दिनों से इस परिवार को यूं ही इस 4 दीवारी में कैद कर दिया है। अंदर झांकना हो तो एक ईंट हटाइए, देख लीजिए कैसे पूरा परिवार जी रहा है। और कुछ बात करनी हो तो भी ईंट हटानी पड़ेगी, कैमरे का लेंस वहां रखना पड़ेगा, और उसके बाद आप बीती खुद ही सुन लीजिए। हम रोड पे खड़े हुए थे और ये कुंदन ने निखरा हमको खींच ले गए, बाघ को हमारे साथ गलत काम किया। और ये 3 लोग खड़े हुए थे। जब भाभी हमारी चिल्लाने लगी तो इसने सलाह लगा दिया, कहीं तुमने जो चिल्लाया था तुमको भी मार देंगे। यानी शौचालय घर में नहीं तो घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शौचालय जाते वक्त वहीं के दबंगों ने की, जिसे आज तक पकड़ा नहीं जा सका। जबकि अदालत में जाकर बकायदा जिन्होंने बलात्कार किया उसके नाम और किसी ने नहीं, पीड़िता ने बताए। कोर्ट में बयान हुए तुम्हारे? जी। क्या बयान दिया तुमने? जी हम यहाँ बयान दिए कि हमारे साथ बलात्कार हुआ। किसके किसके नाम कोर्ट में लिए थे? जी सुनील और बब्बुल और कुंदन। और जिनका नाम लिया गया उन्होंने ही धमकी दे दी, घर से बाहर निकले तो गोली मार देंगे। यानी जिंदगी जीने के सारे रास्ते बंद। ये खौफ इसलिए यूपी में कहीं ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सीतापुर के इस परिवार को तो हत्या का खौफ है, तो उसने दरवाजा हटाकर दीवार खड़ी कर दी। लेकिन सीतापुर से सटे मऊ में तो बलात्कार पीड़िता अदालत तक भी ना पहुंच पाई, क्योंकि जब उसने तय किया कि अदालत में पहुंचकर गवाही देगी तो गवाही देने से पहले ही बलात्कारियों के आरोपियों ने उसे गोली मार दी। पीड़िता कही जाती है 376 की, उसकी हत्या हो गई थी 2-3 दिन रोज पहले। उसी में उक्त लोग मुलजिम हैं, पुलिस गिरफ्तार करके उनको लाई है। तो सवाल सीधा है, क्या बलात्कारियों को सूबे में कोई खौफ नहीं? क्योंकि उन्हें लगता है कि बलात्कार को नौजवानों की गलती कहने वाले नेताजी इसी प्रदेश के हैं। और इन सब के बीच पुलिस प्रशासन को भी लगता है कि बलात्कारियों को लेकर मिजाज नरम ही रखा जाए। और इस तरीके से दरवाजे हटकर अगर दीवार खड़ी की जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालात तो ऐसे ही हैं। सीतापुर में आमिर हक के साथ आज तक ब्यूरो। डर तो हर किसी को है, जिसके पास सत्ता है, जो सत्ता गंवा चुका है, उसके पास भी डर है। लेकिन कोई ये कहे कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो आखिरी रास्ता तो भगवान के दर पर ही जाता है। और सियासत समझने, सूंघने, भोगने वाले ताकतवर तबके के भीतर से ये आवाज आए तो आप क्या कहेंगे? इस रिपोर्ट को देखिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी की दस्तक कल बनारस के काल भैरव मंदिर में हो सकती है, तो राहुल गांधी 21 सितंबर को मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। तो क्या दोनों को बिगड़े रास्ते बनाने के लिए भगवान की याद आ रही है? दरअसल जिस नरेंद्र मोदी को मां गंगा ने बुलाया था, वही मोदी बीते 3 बार से कार्यक्रम होने के बावजूद बनारस पहुंच नहीं पाए। इसीलिए अब बीजेपी के स्थानीय नेता चाहते हैं कि मोदी कल जब काशी पहुंचे तो सबसे पहले काशी के कोतवाल यानी काल भैरव के दर पर माथा टेके। लेकिन मोदी चाहते क्या हैं, यह तो कल ही तय होगा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी यूपी को दोबारा अपनी झोली में लाने का सपना लेकर 21 तारीख को सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर ही पहुंचेंगे। दरअसल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की अपनी अपनी चिंता है यूपी को लेकर। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यूपी की सत्ता से कोसों दूर है। यूपी में कांग्रेस तो चौथे नंबर पर है, 25 बरस से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस का संगठन मजबूत है नहीं। और यूं बीजेपी भी राम मंदिर के बगैर कैसे यूपी में अपनों के बीच भरोसा जगाए, यह भी सवाल है। तो यूपी में हालात दोनों के लिए मुश्किल है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की सियासत में सत्ता पाने के लिए प्रतीकों की सियासत होती रही है। कभी इंदिरा गांधी ने की रुद्राक्ष की माला पहनकर, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी ने की अल्पसंख्यकों की टोपी ना पहनकर। अब बारी है 44 सांसदों पर सिमटी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की, जिनकी निगाहें हैं बहुसंख्यक मतदाताओं पर। यानी भगवान के सहारे के बिना 2017 की जंग जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है।
इसीलिए राहुल के लिए तैयारी मथुरा में कुछ वैसी ही हो रही है जैसे कभी बीजेपी के नेताओं को लेकर होती रही। मसलन पहुंचेंगे तो 2 कतारों में 11 पुजारी शंखनाद करेंगे। फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ चांदी का सुदर्शन चक्र राहुल गांधी को दिया जाएगा। कांग्रेस नेताओं को भी मूर्ति और प्रसाद बांटा जाएगा। और शंखनाद से उनका उद्घोष होगा, जिससे उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में फतेह का शंख बजाया जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। तो राहुल के लिए भगवान रास्ता बना ले, यह मनोकामना कांग्रेस की है, लेकिन दूसरी तरफ बनारस को तो मोदी का इंतजार अरसे से है। याद कीजिए, बीते 3 बार प्रधानमंत्री होते हुए भी मोदी बनारस पहुंच नहीं सके। भारी बारिश के चलते उनका दौरा हर बार रद्द करना पड़ा। वैसे कल प्रधानमंत्री मोदी बनारस पहुंचेंगे तो तामझाम खासे हैं। जनसभा स्थलों को, हेलीपैड्स को और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी जाएंगे वहाँ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं और उनके अधीनस्थ एडिशनल एसपी, सीओज और सिविल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। तो मोदी के कल बनारस पहुंचने पर ई-रिक्शा वितरण से लेकर ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन तक के कई कार्यक्रम हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर अटक गया। तैयारियां तमाम हैं और मोदी इससे पहले पहुंच नहीं पाए। सभी कार्यक्रम कायदे से चलते रहे। बनारस से जो हवा बहे वो पूरे यूपी को बीजेपी तले लाकर खड़ा कर दे। क्या इसके लिए उन्हें काल भैरव के दर पर पहुंचना ही पड़ेगा? सवाल वही, बीजेपी के स्थानीय नेता यही चाहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती है कि सॉफ्ट हिंदुत्व अब कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए, यानी राहुल गांधी के। वाराणसी से नीतीश कुमार के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक। खबरों में डर है, लेकिन हमें लगता है कि जो ट्वीट भेजते हैं उनके भीतर गुस्सा है, क्योंकि जो ट्वीट निकल कर आया उसमें कई सवाल थे। ये एमेनुअल का ट्वीट है। आजाद भारत की दास्तान रही है, लोग मरते हैं, परेशान होते हैं, सरकारें बैठ के करती हैं और कुछ दिन में सब कुछ भुला दिया जाता है। दूसरा ट्वीट रुचिका का है, जिसका कहना है कि सरकार का क्या दोष, सरकार तो स्वच्छता अभियान ही चला सकती है, सफाई तो, गंदगी ना फैलाना हमारा ही काम है। और लवलीन ने भेजा है 19 साल में सिर्फ गंदगी के अलावे कुछ नहीं बदला।